लोग यहाँ इतनी देर से हम लोगों के एक वाराणसी में जो कि मीटिंग थी वो करते करते थोड़ा समय लग गया, उसके बाद आपके यहाँ पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं हमारे छोटे भाई श्री मानवेंद्र राय जी को जिताने के लिए, विधानसभा में भेजने के लिए। ये निश्चित हो गया आपको देख करके, आपके जोश को देख करके कि श्री मानवेंद्र राय जी अब खाली 4 दिन के लिए और आपके बीच में प्रत्याशी कहलाएंगे। उसके बाद ये जो है 10 तारीख से यहाँ पर आपके विधायक के रूप में जाने जाएंगे। ये निश्चित कि 10 तारीख के बाद आप लोग जब इनका नाम लेंगे तो आप लेंगे कि विधायक श्री मानवेंद्र राय जी। यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो पिछले कई वर्षों से, इस क्षेत्र में जो कई वर्षों से एक आपस में बंटवारा करते कि एक बार तुम एक बार हम, आपका जोश देख करके हम लोगों को और भी उत्साह मिल रहा है। लेकिन अपने नौजवान साथी जो है वो मैं चाहूंगा कि जो जोश आप यहाँ दिखा रहे हैं और जितना जोशीले उससे आप यहाँ मौजूद हैं, इतना जोश लेकर के अगले 2 दिन जो आपके समय है हर पूरी विधानसभा में घर घर में चले जाइए और गांव गांव चले जाइए और उनके बीच में जाकर के मानवेंद्र जी के लिए वोट मांगने का काम कर लीजिए, क्योंकि ये उम्मीद करी जाए कि श्री मानवेंद्र राय जी जो है हर घर में पहुंच जाएंगे, हर गांव में पहुंच जाएंगे। अगर आप ये आज सोचने लगे तो ये नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है क्योंकि आज 4 तारीख हो गई, कल से जो है प्रचार जो माइक से होता है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वोट तो 7 तारीख को पड़ ही रहा है, तो 2 ही दिन तो बीच में है, 5 तारीख और 6 तारीख। ये 48 घंटे, इस 48 घंटों में अगर ये सोचा जाए, हमारे साथी लोग सोचें कि मानवेंद्र राय जी जो है आप हमारे यहाँ भी आ जाइए, चलिए हमारे साथ चलिए, उनसे मिल ला दे, आपको इस गांव में ला दे, ये नामुमकिन है। हाँ, लेकिन ये मुमकिन भी है। मुमकिन कैसे? ये पहले सबके यहाँ जा ही चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं, सब इनको जानते हैं, ये सबको जानते हैं। ये उन नेताओं में से तो है नहीं कि दरवाजा बंद, चुनाव हो गया, दरवाजा बंद, यहाँ से बाहर चले गए, या से आपके बीच में आप उनको ढूंढते रहे और मिले ना। ये तो उनमें से है, इनके पूज्य पिताजी भी उन्हीं की तो विरासत के लिए हुए हैं, जो जिनका घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, जब कोई चाहे और आ जाए और अपनी बात रखे और उसके लिए वो खड़े हो जाते थे। तो ये भी उन्हीं में से। लेकिन ये मुमकिन तब है और जरूरी भी है कि अगले 48 घंटे जो है इसमें आप घर घर पहुंच जाए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हम खुद ही कह रहे हैं कि नामुमकिन है इनके लिए, तो फिर ये मुमकिन कैसे है? मुमकिन तब है जो हम लोग सोचते हैं। हमारी निगाह में हमारी मुखिया ने, हमारी श्री अशोक सिद्धार्थ जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे साथी हैं राज्यसभा में, हम सब लोगों की निगाह में इनको तो ये प्रत्याशी जरूर है, क्योंकि इनको टिकट मिला है, इनको बहन महाती जी ने, हमारी मुखिया ने इनको सिंबल दिया है, इसलिए ये प्रत्याशी है। लेकिन हम सब लोगों की निगाह में आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सही मायने में प्रत्याशी हैं, आप हमारे प्रत्याशी। और जिस समय आप ये सोच लेंगे, जिस मिनट आप ये सोच लेंगे आप हमारे प्रत्याशी हैं और आप अपने आप को प्रत्याशी मान लेंगे, तो प्रत्याशी मानते ही ये अपने आप आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि हमें तो अपनी सरकार बनानी है, हमें अपना जीवन सुधारना है, हमें अपना चुनाव जीतना है। 2 दिन बचे मेरे पास, हमें अपना भविष्य बनाना है, अपनी विधानसभा का भविष्य बनाना है, हमें आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाना है। तो इन 48 घंटे तो मेरे लिए बहुत कम है और आप इसी समय से सोचना शुरू कर देंगे कि अब हम कहाँ जाएं, कैसे करें, कैसी योजना बनाएं जिससे कि हम घर घर पहुंच जाएं और गांव गांव पहुंच जाएं और श्री मानवेंद्र राय जी को जिता करके भेजने का काम करें। और यही मैं आप लोगों से उम्मीद भी करता हूँ, अपेक्षा भी करता हूँ, उपेक्षा भी करता हूँ, और ये भी मानता हूँ, ये भी चाहता हूँ कि आपसे अपील भी करता हूँ कि इसको करिए। बहुत काम कर लिया आपने, बहुत चीजें कर ली अपने लिए, औरों के लिए बहुत कर लिया, घर वालों के लिए कर लिया होगा, लेकिन ये 48 घंटे आप अपने लिए दे दीजिए। आपको जागना पड़े, जागिए, खाना ना मिले, न खाने के समय मिले, न खाइए,
लेकिन एक एक मिनट का हिसाब यहां से निकल करके और 7 तारीख की सुबह जब आप लोग वोट डालने जाएंगे तो अपनी उस डायरी में लिख लीजिएगा कि हमने 48 घंटे कैसे खर्चा किए, कैसे वोट जीतने के लिए किया, तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि हम कैसे चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज आपके सामने एक मौका हमारी नेता ने दिया, बहन मायावती जी ने दिया, कि जो ये सरकार है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, जिस सरकार ने पूरे प्रदेश में उत्पाद मचा रखा है, जिस सरकार ने सिर्फ लूट खसोट, डराना धमकाना, लोगों अपने ऊपर पैसा खर्चा करना, लोगों की नौकरियां लेना, लोगों को बेरोजगार करना, महिलाओं की सुरक्षा खत्म करना, किसानों को कुचल के दबा के करना, मार देना, किसानों के ऊपर काले कानून लादना, चार जिससे उनकी जमीन भी वो हड़प ले, ऐसी सरकार जिस सरकार ने सबको धोखा दिया, उस सरकार को बना के रखना है या उस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और उखाड़ के फेंकने के लिए ये जरूरी है कि आप जब आप प्रत्याशी होकर के लोगों के बीच में जाएंगे, हो सकता है आपसे कुछ प्रश्न करें लोग, और करेंगे कि आप आए हैं, आप प्रत्याशी हमारे, आप बताइए हम आपको वोट क्यों दें। तो कुछ बातें आपको सब बातें पहले से मालूम, लेकिन कुछ बातें सूक्ष्म से मैं दोबारा आपके सामने रखना चाहूंगा, जिनको आपको भी सबके सामने रखना होगा। आप ये देखिए इस सरकार ने क्या किया था। जब ये सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो इसने 2017 में आने के पहले क्या वादे किए थे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। अभी आपने सुना कपिल मिश्रा जी ने क्या कहा, उनका देने की जगह उनको 2 करोड़ नौकरी हर साल ले ली। और क्यों ले ली, कैसे ले ली? जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे पूरे देश में, पूरे प्रदेश के, एक एक करके इन्होंने अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथ में, निजी हाथों में बेचने का काम कर दिया, औने पौने दाम में बेच दिया। वहीं तो लाखों की संख्या में लोगों को नौकरी हर साल मिलती थी, वहीं रिजर्वेशन भी होता था। नौकरी नहीं होगी तो रिजर्वेशन तो होना ही नहीं, लेकिन नौकरी भी चली गई। नौकरी कहाँ मिलती थी? जितनी ऑयल कंपनियां हैं, सैकड़ों लाखों संख्या में वहां सरकारी कंपनियां थी, रेलवे है, हर साल कई लाख नौकरी मिलती थी। 7.5 लाख नौकरियां रेलवे में खाली पड़ी हैं। पिछले जब से यहाँ आए उन्होंने भरना बंद कर दिया। हम लोग सवाल उठाते थे लोकसभा में, राज्यसभा में, समझ में तब नहीं आता, कहते भर रहे हैं। तब तक इनकी नीयत नहीं मालूम थी, लेकिन वो तो बाद में खुली कि रेलवे को भी बेचना है, रेलवे को भी उन्हीं उद्योगपतियों के हाथ में देना है, इसलिए नौकरी नहीं भर रहे थे। आप देखिए जहां जहां हो सके, हवाई जहाज बनाने की कंपनी, एयर इंडिया, बैंकों को पहले कंगाल कर दिया, वहां पर करोड़ों नहीं अरबों का घपला किया। 4.5 लाख करोड़ तो ये बताते हैं, जवाब देते हैं। जब इनसे सवाल पूछा था लिखे थे तो उसका जवाब आता है 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने जो है लोगों ने लूटपाट करके बैंकों का और बैंकों को कंगाल किया। वो आदमी कहाँ गए? वो आदमी सब विलायत में बैठ गए, आज भी बैठे। आप लोग भी देखते रहते हैं अखबारों में, टीवी में, मीडिया में, आए दिन उनकी तस्वीरें निकलती है, मुकदमा चल रहा है, ये चल रहा है, वापस लाने की बात हो रही है। 8 साल से वापस ही आ रहे हैं, 8 साल से वापस इसलिए दिखाने के लिए खाली आ रहे हैं, तुम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ही तो उनको वहां भेजा है सुरक्षित, और उनकी देखभाल कर रहे हैं वहां पर। और यहाँ पर उनको भेजने के बाद क्या कर रहे हैं? भेजने के बाद उन्हीं बैंकों को जिनको पहले कंगाल कर दिया इन्होंने, उन कंगाल करने के बाद उन बैंकों को औने पौने दाम में और उसके बाद उन्हीं के हाथों में बेचने की योजना। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। कहते हैं हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम तो चोंगा पहनते हैं, हम तो धर्म के ठेकेदार हैं, हमसे कोई ईमानदारी की उम्मीद तुम्हें करनी चाहिए। अरे करनी तो चाहिए, लेकिन बताओ तो कितना भ्रष्टाचार हो रहे हैं? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? 4 लाख करोड़ रुपया आम जनता का लूट लिया, भ्रष्टाचार नहीं है? लोगों की नौकरियां छीन ली। उत्तर प्रदेश में कहाँ नौकरी मिलती थी? नौकरी मिलती थी जल निगम, जल संस्थान, PWD, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ब्रिज कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका, इस तरह की जितनी भी संस्थानें थी, वहां लोगों को लाखों लाख लोगों को नौकरियां मिलती थी। न पढ़ के निकलते थे, इंजीनियरिंग की डिग्री लेते थे, सीधे नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब क्या किया इन्होंने समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की, उसी को आगे बढ़ाते हुए और भी तेजी से उन्होंने मोहर लगा दी।
उन्होंने ठेकेदारी शुरू की थी, समाजवादी पार्टी को ठेके में सबको इन सारे कामों को उन्होंने देना शुरू कर दिया। क्यों? फिर से भ्रष्टाचार इसलिए कि जो ठेकेदार है वो उनको पैसा देता है और पैसा दे करके ठेका ले लिया काम करने का, और उसके बाद नौकरी में किसको रखते हैं? अगर इंजीनियर भी नौकरी कर रहा है तो 7,000, 8,000, 5,000 हिस्से की नौकरी, और वो भी नौकरी पक्की नहीं है, आज चाहे आज निकाल दे, कल चाहे कल निकाल दे। इस तरीके से सारी जगह इन्होंने रास्ते बंद कर दिए नौकरी के। और उसी जगह बहन मायावती जी को याद करिए, 23.5 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया था बहन मायावती जी 5 साल में। आते ही उन्होंने 1,12,000 से ज्यादा के लोगों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया था, सफाई कर्मियों को गांव-गांव में देने का काम किया था। उसके बाद उन्होंने टीचरों को दिया 2 लाख के ऊपर, उन्होंने सिपाहियों को पुलिस भर्ती करी और लगभग 2 लाख से ज्यादा भर्ती करने का काम किया। और सब भर्तियां ऐसी जिसमें कोई बेईमानी नहीं, उसमें कोई ये नहीं, धोखाधड़ी नहीं कि हमने लिस्ट भेज दी और वही नौकरी में पा गए। जातिवादी उस तरह की जो ये दोनों पार्टियां और दोनों पार्टियों के मुखिया जो एक संकीर्ण सोच रखते हैं, उन्हीं के नाम भेज दिए, उन्हीं के बारे में देखते हैं, उन्हीं की देखभाल करनी है, उनके नाम भेज दिए और भेज करके उनको नौकरी दिला दी, तो बाकी लोग खाली बैठे। जब आंदोलन किया इन नौजवानों ने तो उनको क्या जवाब मिला? उनको क्या मिला? आपको भी मालूम है। आंदोलन किया इन बेरोजगार लोगों ने कहा कि आपने तो हमको वादा किया था, कहाँ है मेरी नौकरी? तो जब विधानसभा के सामने आंदोलन हुआ था, याद करिए क्या किया इन्होंने? लाठी डंडे सर फोड़ दिए, सर से तक खून नहीं निकलने लगा, तब तक लाठियां चलाते रहे। उसके बाद जब उन लोगों ने कहा कि लाठी डंडे क्यों दिए, हम तो अपनी मांग कर रहे हैं जिसको हमसे कह करके तुमने वोट मांगा था, तो कहते हैं ऐसे तो बहुत से काम कर चुके पहले भी, आप तो पढ़े लिखे, आपको तो समझदार होना चाहिए था। 15 लाख का भी तो वादा किया था, क्या मिला किसी को 15 लाख पूरे देश में? एक आदमी को भी मिला हो तो बता दो, ये जवाब देते हैं। तो आपको तो जानकारी होनी चाहिए, आप तो पढ़े लिखे हैं। तो लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं हम सलाह दे देते, एक सलाह देते। हम लोगों ने जब प्रश्न उठाया राज्यसभा में, श्री अशोक सिद्धार्थ जी हमारे साथ जो बैठे थे राज्यसभा में, जब हमने उनसे पूछा कि ये आखिर धोखा क्यों, ये लाठियां क्यों, वादा क्या था, नौकरियां क्यों नहीं, तो कहते हैं कि नौकरी तो नहीं है लेकिन एक सलाह दे सकते हैं। क्या सलाह? कहते हैं कि जाइए इनको सलाह दे दीजिए, आप ये पढ़े लिखे हैं, ये अच्छा पकौड़ा बनाएंगे, ये पकौड़ा बनाने का काम करेंगे, ये ठेला लगा देंगे। और कदम आगे बढ़ गए, उनके दूसरे मंत्री उठे, मंत्री का नाम नहीं लेंगे, आपको याद होगा, मंत्री का नाम नहीं लेंगे। उन्होंने जवाब क्या दिया? कहते कि पकौड़ा वाली बात छोड़िए, ये लोग तो खुंचा और ठेला भी तो लगा सकते हैं, वहां चाट बनाने का काम कर सकते हैं। और फिर नाराज क्यों हो गए? क्योंकि उसी में हमने उनसे इतना कह दिया कि आपका, अभी बड़े शान से हमको कल बता रहे थे कि आपका लड़का बहुत बड़ी लंबी डिग्रियां लेके विलायत से आया, बाहर से आया पढ़ के, तो एक काम आप भी कर दीजिए, आप उससे खुंचा लगवा के ठेला लगा करके पकौड़ा भिजवाइए और हम लोग भी सलाह देते। उसके बाद बहुत नाराज हो गए। हम लोगों ने ये भी कहा कि जब पकौड़ा बनाना, ठेला लगाना, खुंचा लगाना, सब्जी बेचना, सड़क के किनारे जो बैठ करते हैं, छोटे छोटे लोग जो है काम करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, हमारी पार्टी उनको कभी बुरा नहीं, हम तो उनके ही लड़ते हैं, हम तो उनके लिए, हमारी पार्टी ही उनके लिए, हमारी पार्टी तो गरीबों के लिए और इनके लिए लड़ती ही है। हमारी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी तो बाद में है, पहले मिशन है, और इसीलिए हम लोग ये काम करते हैं। लेकिन हमारी नेता धोखा नहीं देते। अगर ये कहें कि हम तुमको PhD लेके आए नौकरी देंगे और फिर कहें कि जाओ सब्जी बेचो, हमारी नेता उनमें से नहीं है। ये हर चीज में धोखा देते हैं। महिलाओं से क्या कहा इन्होंने? महिलाओं से कहा हमको वोट दे दो, और पूरे प्रदेश की महिलाएं, उन्होंने सोचा कि ये कह रहे हैं हमको वोट दे दो क्योंकि हम तुम्हारी सुरक्षा रखेंगे और सुरक्षित भी रखेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जिस तरह से गुंडागर्दी, माफियागर्दी, डकैती, फिरौती, दहशतगर्दी, लूट मार, बलात्कार और दंगे फसाद जो उनकी खास चीज है, खासियत है, और वो तो जब आते हैं तो वो वही करते हैं, तो वो चल रहा था। तो उन्होंने महिलाओं ने सोचा चलो इनसे छुट्टी मिलेगी ऐसे लोगों से, और हमको ये जो है चोंगा पहन के आए हैं, ईमानदार होंगे, ये तो कहते हैं कि हम धर्म का नाम काम करते हैं, धर्मात्मा बताते हैं, तो ये बात सही करेंगे। लेकिन क्या किया इन्होंने?
आज हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे, जो बात हम आंकड़े देने जा रहे हैं हमारा आंकड़ा नहीं है, ये इनकी सरकारी रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट कहलाती है। एनसीआरबी में सरकारी रिपोर्ट होती है और उसमें लिखा हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है। क्या ये सुरक्षा देने की बात की थी? यही सुरक्षा। और रिपोर्ट भी कितने मामले होते हैं, आधे रिपोर्ट होते हैं, सही मायनों में देख ले तो पता नहीं कितनी हर 2 घंटे में हो रही, हर घंटे में हो रहा। तो ऐसी सुरक्षा थी। कहा था कि हम महंगाई कम कर देंगे महिलाओं से। क्या महंगाई कम कर दी? सिलेंडर जो था वो 200 रुपए का जो आता था उसको 1200 पहुंचा दिया। जो पेट्रोल है डीजल है 50 और 60 के बीच में था उसको 100 के पार कर दिया, 110 पहुंचा दिया। और अभी कह रहे हैं अभी तो और बढ़ेगा, चुनाव खत्म हो जाए तो कहते हैं 7 तारीख को वोटिंग हो जाए, 7 तारीख के बाद 8 तारीख को बहुत सी चीजें हम अभी देंगे इस जनता को एकदम से, बस 7 तक इंतजार कर रहे हैं। अभी तो महंगाई बढ़ा करके रसोई में कमर तोड़ दी उन्होंने, हर चीज से दाम बढ़ गए उसकी वजह से, चाहे अनाज हो चाहे सब्जी कोई भी चीज हो। और जहाँ 50 रुपए में रसोई चलती थी 500 रुपए पहुंचाने का काम किया। और क्या धमकी देते हैं? कहते हैं कि अभी हमको वोट दे दो, जिता दो, उसके बाद देखो भविष्य बना देंगे। और क्या भविष्य बनाएंगे? 8 तारीख को कहते हैं कि हम लोगों को पेट्रोल और डीजल का दाम 8 तारीख को फिर से आप देख लीजिएगा अखबारों में उठा करके कितनी तेजी से बढ़ेगा। चवन्नी अठन्नी नहीं बढ़ाएंगे, 20 पैसे 50 पैसे नहीं बढ़ाएंगे। जो चुनाव के चक्कर में 3 महीने रुकना पड़ा इनको, ये पूरा हिसाब किताब महसूस के आपसे वसूलेंगे। 8 तारीख के बाद ये काम करेंगे। जैसे और भी बहुत सी चीजें करेंगे। जैसे किसानों से उन्होंने कहा है कि 7 तारीख निकल जाना, फिर देखो हम क्या करते हैं। क्या कहा है? किसानों को भी धोखा दिया था इन्होंने। कहा था कि तुम हमें वोट दे दो, हम तुम्हारी आमदनी दोगुना कर देंगे। किसान बहुत खुश। उसने कहा कि फिर वही धोखा, फिर वो मुखौटे का धोखा कि मुखौटा तो धर्मात्मा का लगाया हुआ, महात्मा का लगाया हुआ, क्या मालूम था अंदर क्या है। उन्होंने सोचा सही बोल रहे हैं, दोगुना कर देंगे, वोट दे दिया। वोट देने के बाद क्या मिला किसानों को? जो गन्ने का दाम था उसको उन्होंने 5 साल तक नहीं बढ़ाया। 25 रुपए गन्ने के दाम बढ़ाए हैं, वो भी चुनाव आने के 1 महीने पहले किसानों को बताने के लिए हमने गन्ने के दाम बढ़ा दिए। उसी तरह से नकल करते हैं समाजवादी पार्टी की हर चीज में। ये मिले तो रहते ही आपस में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं। ये अब छिपा नहीं है, पहले तो अंदर था, अब तो खुल के मिल गए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा 2003 का याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार किसने बनवाई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई थी। उनके तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उन्होंने ही तो जो हमारे 37 एमएलए थे उनको गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, और उसमें दिखाया कि हमने विलय कर दिया। और फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे करके उनकी सरकार बना दी थी। समर्थन दिया इस तरीके से हमारे एमएलए भिजवाने के, कांग्रेस पार्टी ने खुला समर्थन दिया। और उसके बाद वो बात दूसरी है कि इनका यह संवैधानिक जो निर्णय था उसको भारत बहुजन समाज पार्टी ने, हम लोगों ने उसको चैलेंज किया। पहले उच्च न्यायालय में जीते, फिर सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया। पहले 2 जजों ने सुना, फिर 3 ने सुना, फिर वहां पर संवैधानिक पीठ बैठी थी, 5 जजेस की बैठी थी इस मामले को देखने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनका निर्णय देखने के लिए वहां पर बैठे कितने लोग थे? 5 जजेस की फुल पीठ बैठी थी। और इन्होंने, पैसे की कमी तो है ही नहीं इनके पास, क्योंकि ये उद्योगपतियों जिनको लुटवा रहे हैं वो छोटा मोटा पैसा तो देते नहीं, लाखों करोड़ रुपए तो देते हैं चुनाव लड़ने के लिए और इन सब चीजों में इस्तेमाल करने के लिए। वकील भी खड़े कर दिए इन्होंने, 1-2 वकील नहीं, देश के जितने बड़े वकीलों का नाम आप लोग सोच सकते हैं, जितने, वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 37 वकील खड़े किए इन्होंने। 37 वकील खड़े करें कि किसी तरह से ये ना कह दे सर्वोच्च न्यायालय कि असंवैधानिक निर्णय है, तो पोल खुल जाएगी और ये बात सबके सामने खुलासा हो जाएगा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिले हुए हैं। लेकिन हमारी नेता, हमारी मुखिया बहन मायावती जी, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया,
और अकेले हमको पहले तो महाधिवक्ता बनाया था हमको अपनी सरकार में 2002 में, लेकिन जब ये मसला आया, मामला आया, तो उन्होंने इन 37 वकीलों के विरुद्ध अकेले हमारे ऊपर विश्वास करके हमको खड़ा किया वहां पर। लेकिन अंत में कई दिनों महीनों की बहस के बाद वहां पर जो निर्णय आया संवैधानिक पीठ का, उन्होंने अपने निर्णय में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में निर्णय दिया और उनके आदेश को रद्द किया और ये भी कहा कि असंवैधानिक और संविधान के विरुद्ध, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बना के गए थे उसकी धज्जियां उड़ाते हुए और ये निर्णय दिया गया, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहते हुए इनकी सरकार को खत्म किया। तो ये दोनों मिले रहते हैं। ये जो है अभी आपने देखा, पहले अंदर मिले रहते थे। दंगे फसाद जो समाजवादी पार्टी कराती थी वो क्या अपने आप हो जाते थे? दंगे फसाद अकेले कभी हो ही नहीं सकते। अपने आप कोई दंगा कौन कर लेगा? उसके लिए तो कोई और भी चाहिए। तो कौन देता था सहारा? भारतीय जनता पार्टी वाले ये मिल करके, आपस में मिल करके दंगे फसाद कराते थे योजनाबद्ध तरीके से। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया, उस समय के मुख्यमंत्री क्या कहते थे? देखो 134 दंगे अपने करा दिए, कितने खुश। 134 दंगे पूरे प्रदेश में हो गए। बहन मायावती जी के समय एक भी नहीं और 134 दंगे। कौन भूल सकता है मुजफ्फरनगर कांड को? कौन भूल सकता है? दंगा हो रहा है, आग लगी है, लोग मर रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, जो इन्होंने ही कराए दोनों ने मिलके। और दूसरी तरफ आप बैठे हुए सफाई में और नाच गाना देख रहे हैं, फिल्मी सितारों को देख रहे हैं, वहां पर तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और उनके साथ नाच रहे हैं। तो ये तो इनकी सोच है। और इसी के तहत चलते हुए आपने देखा कि किसानों के साथ भी धोखा करने का काम दोनों ने किया। उन्होंने 25 रुपए बढ़ाए अभी, उन्होंने 35 बढ़ाए थे। उन्होंने भी कहा था कि आओ हम तुम्हारी आमदनी दोगुना कर देंगे, और 35 बढ़ाए, वो भी कब? 17 में जब चुनाव आने वाला था। लेकिन बहन मायावती जी और इन दोनों में क्या फर्क है? यही तो फर्क है। बहन मायावती जी ने कोई झूठा प्रपत्र नहीं बनाया, कोई झूठा घोषणा पत्र नहीं बनाया। घोषणा पत्र जो बनाते हैं उसके ऊपर एक शब्द और जोड़ दें तो कोई एतराज हम लोगों को नहीं होगा। लिख दें ये झूठा घोषणा पत्र, इसको पढ़ लो, ये झूठ के बराबर है, सब टोटल झूठ। हर तरीके से हम आपको धोखे से बताने वाला घोषणा पत्र है। लेकिन बहन मायावती जी ने क्या किया किसानों के साथ? उन्होंने उनको वादा नहीं किया था कोई इस तरह से लिखित वादा, झूठा वादा। लेकिन अपनी सरकार में 2007 से 12 के बीच में 125 से बढ़ा करके 250 रुपए करने का काम बहन मायावती जी ने किया था। किसानों का काम 2 गुना सही माने में अगर किसी ने किया तो बहन मायावती जी ने किया। उनके 2 गुना किए हुए की नकल तो लेते रहे, करते रहे, खाली बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए, उसके अलावा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बहन मायावती जी ने गरीबों के साथ में जो झोपड़ी में रहते हैं क्या किया, इन्होंने भी नकल करने की कोशिश की, लेकिन धोखा देते हुए। बहन मायावती जी ने कहा ये लोग तो झोपड़ियों में जाते हैं, आप जानते हैं चुनाव जब आता है तो इनके बड़े बड़े नेता चले जाते हैं, बड़े बड़े नेता, ये हो जाए कांग्रेस के वो, और झोपड़ियों में जाएंगे, दलितों की झोपड़ियों में जाएंगे, बैठ जाएंगे जमीन में, खाना खाएंगे, मीडिया को लेके जाते हैं कि देखो भाई हम इनके साथ खाना खा रहे हैं। और ये नहीं बताते मीडिया के लोगों को, बाहर भी नहीं बताते हैं निकल करके कि जो ये खाना आया है ये 5 सितारा होटल से बंद करके पहले भिजवा दिया था, और उसको वहां दिखा रहे हैं कि खाना बना है और हम खा रहे हैं। बहन मायावती जी क्या करती है? वो इन झोपड़ियों में नहीं जाते। झोपड़ियों में जाने की जगह वो झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं उन्होंने ये तय किया कि जो झोपड़ी में रहते हैं, जैसे उन्होंने जो जिनके पास भूमिहीन थे उन्होंने 3 एकड़ और 5 एकड़ पट्टे देकर के पूरे प्रदेश में भूमिहीनों को उन्होंने भूमि देने का काम किया था। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जो झोपड़ी में रहते हैं उनको उन्होंने झोपड़ी से बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके 2-2 कमरे के पक्के मकान मानवर काशी राम जी की योजना के तहत उनको मुफ्त देने का काम किया, बगैर पैसा लिए उनको मुफ्त देने का काम किया। और एक को नहीं दिए, 20 लाख से ज्यादा उन्होंने मकान पूरे उत्तर प्रदेश में देने का काम किया था। और उसके 80 लाख मकान जो और बन रहे थे, वो 80 लाख मकान जो बन रहे थे एक योजना के तहत बन रहे थे कि अगले 5 साल में उनकी योजना थी कि हम ऐसा कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश वालों को दिखे कि झोपड़ी ढूंढते फिरे, कोई झोपड़ी दिखे ना, सबके पास अपना अपना मकान हो, सब अपने अपने मकानों में रह रहे हो। लेकिन इन्होंने वो योजना खत्म करने का काम किया।
इन्होंने उसको बंद कर दिया और उसके बाद वो मकान कचरे छोड़ दिए, नहीं बनने दिए। बहन मायावती जी की सोच अलग है, इनकी सोच धोखा देने वाली है। इन्होंने किसानों को धोखा देते देते 2 गुना का वादा करते करते क्या किया, 4 काले कानून लाती है, ऐसे कानून लाती है जिसके तहत में किसानों की जमीन भी जब्त हो जाए। जब्त किस तरीके से हो जाए, ऐसा कानून जिसमें मजबूरन पट्टे में जमीन इनके उद्योगपतियों को देना पड़े, और इनके उद्योगपति को मिलने के बाद कभी वापस नहीं आने वाली थी। ये किसान समझ गया और इसीलिए उसने आंदोलन किया, इसीलिए उसने प्रदेश में पूरा आंदोलन किया, देश में भी किया। और बहुजन समाज पार्टी के हम सभी लोग, चाहे हम हो, चाहे डॉक्टर सिद्धार्थ हो, अशोक सिद्धार्थ हो, पार्लियामेंट में जितने हमारे साथी हैं, हम लोग ने अंदर भी और बाहर भी विरोध किया जा करके, पार्टी के लोगों ने भी किया, किसानों के साथ खड़े हुए। लेकिन इन्होंने कानून वापस नहीं लिया। इन्होंने हर तरह की कोशिश की कि किसानों का ये कानून जो इनका आंदोलन उसको कुचल दें। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, इनको चैन नहीं मिला, इनको शांति नहीं मिली। जब नहीं कुचल पाए, इतना नीचे गिर गए कि आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने अपने मंत्री के लड़के ने इन्होंने खुद ही जाकर के गाड़ियों से कुचल करके और 4 किसानों को कुचल के मार दिया और सोचा कि अब तो इनका आंदोलन हम कुचल देंगे। और आपने देखा कि कैसे जिस मंत्री का नाम आया, वो मंत्री आज एक दिन के लिए भी मंत्रालय से नहीं भारतीय जनता पार्टी ने हटाया। बड़े बनते हैं कि हम तो कानून का राज चलाते हैं, हम तो कानून वाले हैं। क्या यही कानून का राज है? क्या आपने उसको अभी भी कैबिनेट मंत्री बना के रखा? उनके लड़के को 3 महीने में बेल दिला दी, 3 महीने में बाहर आ गया। आते ही फिर धमकी कि हम देख लेंगे, हो जाने दो, 7 तारीख को गुजर जाने दो, प्रदेश के किसानों को देख लेंगे। और उन्होंने धमकी नहीं दी, अब तो खुल करके उनके मंत्री ने ही कह दिया। कौन से मंत्री? जिसका विभाग है, जिस मंत्री का विभाग है किसानों के, जिन्होंने कानून बनवाया था, उन्होंने खुद जाकर के नागपुर में भाषण दिया और कहा कि हमने मजबूरन ये कानून वापस लिए थे। ये कानून वापस लेने पड़े क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव आ गए थे, इसलिए हमने वापस लिए। और चुनाव खत्म हो गई, इनको हम फिर से देखेंगे लागू करने के लिए, ये बात उन्होंने कही, धोखा देने का काम। लेकिन हमारी नेता बहन मायावती जी ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि आप चाहे जितना इस तरह कानून ले आओ, 4 नहीं 40 कानून ले आओ, इस किसानों के लिए ले आओ, चाहे किसी और के लिए ले आओ, अगर वो किसान वो कानून गलत है और उनके हक में नहीं, हित में नहीं है, तो हम भी देखते हैं कि कैसे ये कानून लागू होते हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू नहीं हो सकते। भाई आपने देखा, एक तरफ 4 महीने में बेल, 3 महीने में बेल, और दूसरी तरफ किस बात की पीठ थपथपाते हैं? कहते हैं कि ब्राह्मणों को हमने सबक सिखा दिया। बहुत अच्छा सबक सिखा। क्या सबक सिखा दिया? 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, उसकी 1 दिन पहले शादी हुई थी, 1 दिन पहले शादी होके घर जाती है, उसके हाथ की तो मेहंदी भी नहीं सूखी थी, और उसको उसके पति को जब मारा, गोलियों से भुना, उनके और लोग मारा, तो उसके बाद उसको भी उठा दिया। क्या अपराध था उसका? आज 20 महीने हो रहे जेल के अंदर है, वो 3 महीने में बाहर, वो 20 महीने है, और अभी तक नहीं मालूम लोगों को कि उसके जुर्म क्या है, उसे क्या जुर्म, क्या शादी करी, क्या ये जुर्म है? हम तो 45 साल से वकालत कर रहे हैं, 13 साल से तो हमारे जो पुत्र है वो भी वकालत यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कर रहे हैं। हम दोनों मिलकर के ढूंढ चुके, कोई जुर्म तो मिल जाए इस तरह का आईपीसी में, जिसमें लिखा हो कि शादी होकर के अगर कोई बेटी जाती है और उसके पति को आप कहते हैं वो उससे कोई जुर्म किया, तो वो भी जुर्म होगा, वो उसके ऊपर जुर्म लग जाएगा। लेकिन नहीं, ब्राह्मण की बेटी थी, तो मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, इनको तो सबक सिखाना है। हमने तो 100 ब्राह्मणों का इनकाउंटर कराया है, 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई, अभी और सबक सिखाना है। और इस लड़की को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, किसी हालत में नहीं आना चाहिए। खुद उस मुकदमे की पैरवी अपने हाथों में ले रखी उन्होंने, खुद देखने का काम करते हैं। इस तरह की उनकी सोच। कहते हैं कि ब्राह्मणों को तो अभी 5 साल और आने दो, अगली सरकार आने दो, और ब्राह्मणों को तब असलियत मालूम पड़ेगी हमारी। और चेहरा अभी तो ऐसे ही समझ रहे हैं, अभी तो जिस तरह से हम दिखा रहे हैं उतना दिख रहा है, असली चेहरा तो बाद में दिखेगा। और जिस तरह से वो धमकी देते हैं, जिस तरह से पीठ थपथपाते हैं, जिस तरह से रेणु शर्मा नाम की एक राजनीतिक महिला
उसके साथ में हुआ उसको बता करके खुश होते हैं लोग। किस तरह से हाथरस के अंदर जहाँ दो ऐसे हादसे हुए जो हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। रेणु शर्मा वहाँ जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष थी, उसके साथ में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों उसको हरा नहीं पाते थे, उसके विरुद्ध, क्योंकि वो राजनीतिक महिला इसी सबके बीच में जाती थी और उसका दोष ये था ब्राह्मण थी, और ब्राह्मण होने की वजह से उसके खिलाफ इतने मुकदमे इन दोनों ने मिलकर के लगा दिए कि उसको जेल भेज दिया। और उसको भी भेजा, उसके पति को भी भेजा, उसके देव सब घरवाल को भेज दिया। और भेजने के बाद आपने अंत क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, आप लोगों ने अखबारों पढ़ा होगा कि उसकी बेल हो जाती है। रेणु शर्मा की बेल हो गई और बेल होने के बाद भी 15 दिनों तक उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया। और कब आने दिया, जब उसकी जेल के अंदर मृत्यु हो गई तब उसका मृत्यु शरीर इन्होंने जेल से बाहर आने दिया। और इसी तरह की योजना इनकी खुशी दुबे के साथ किस तरह से हाथरस में कहते हैं महिलाओं की बड़ा हम ध्यान रखते हैं, किस तरह से हाथरस में एक दलित समाज की बेटी के साथ में हादसा हुआ। किसी ने कोई सोच सकता, कोई भूल सकता है इसको कभी कि उसकी पहले बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद उसका मृत्यु शरीर भी घर वालों को नहीं देते, घर वालों की उनकी माँ और पिता बाकी सब लोग रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, टीवी में दिख रहा है, उनको धक्का देके सिक्चों के पीछे ताले में बंद कर देते हैं। और उसको क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद अपनी तस्वीर दिखाते हैं, खुद टेलीविजन में आ जाते हैं। एक तरफ टेलीविजन देख रहे हैं, एक तरफ कंप्यूटर रखे हैं, पीछे से फोटो खिंचवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं खुद इस प्रकरण को देख रहा हूँ, सीधा देख रहा हूँ। और जिलाधिकारी को वहां खड़ा करा दिया, जिलाधिकारी से कहा कि तुम खड़े रहोगे और खड़े होकर के जो निर्देश दे रहे हैं वो करोगे। और क्या निर्देश दिए गए वो तो बाद में देखने को मिला कि इसका मृत्यु शरीर मत देना, इसको दिखाने भी, देखने भी मत देना इनके घर वालों को। फिर वही जाति वाली बात, फिर वही संकीर्ण सोच कि हमारे अपने लोग हैं, वो जो अपराधी हैं हमारे अपने हैं, उनको बचाना मेरा दायित्व है और इसलिए उनको बचाने के लिए आप उसका मृत्यु शरीर मत दीजिएगा, उनके परिवार वालों को। और फिर आपने देखा कि क्या हुआ, कितना कैसा दृश्य देखा हम लोगों ने, पूरे देश ने देखा, पूरे विदेशों में भी देखा गया, हर जगह दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है इस देश में, भारत में, जिसमें कि एक जिला है हाथरस और वहां के मुख्यमंत्री जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो वो जो है वो बैठ करके दृश्य देखते हैं और क्या दिखाया गया कि उस लड़की को रात के 2:30 बजे ले जा करके और उसको खेतों में ले जा करके एक कांस्टेबल से मट्टी का तेल डलवा करके उसको जलवाने का गिरफ्तार किया गया। ये वो सरकार, ये वो सरकार है जो अपना खाली, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हजारों करोड़ रुपया खाली विज्ञापन में, चाहे टेलीविजन खोलो चाहे कहीं खोलो उनके विज्ञापन चल रहे हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने 300 करोड़ रुपया हर महीने खर्चा किया, आखिरी में तो 500 करोड़ बजट पहुंचा दिया। 300 करोड़ रुपया अपने ऊपर खर्च किया, किस बात के लिए, विज्ञापनों के लिए। और विज्ञापनों में क्या कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखो हमको वोट दे दो। और वो कागज, वो काम कहाँ, उसी कागज में, जमीन में कोई काम नहीं, कागजों में 20,000 करोड़ रुपया 5 साल में आपने, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ने, उनके मुखिया ने सिर्फ विज्ञापनों में खर्च कर दिया। अगर यही 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने गरीबों के लगा दिया होता, उनके स्कूल बनवा दिए होते, अस्पताल बनवा दिए होते, कोरोना में जो लोग लाखों लोग मर गए उनके लिए दवा दे दी होती, उनको ऑक्सीजन दिलवा दी होती, तो डॉक्टर भिजवा दिए होते। और जो लोग 400-400, 500 किलोमीटर चल के पैदल चलते आए, अपने बच्चों को माताएं गोदी में लादे हुए, सूटकेस में बांध करके घसीटते हुए, वो सारे दृश्य हम लोग देखे। लेकिन ये नहीं पसीजे 20,000 करोड़ रुपया अपने ऊपर खर्च कर लिए। अगर उसी की जगह ये कैंप लगवा देते, टेंट लगवा देते सड़कों में, जगह जगह खाना भिजवा देते, उनके लिए दवाई भिजवा देते, ऑक्सीजन भिजवा देते, डॉक्टर भिजवा देते, नर्स भिजवा देते, तो शायद वो लाखों लोग जो मर गए हमारे बीच में अब नहीं है, वो शायद हम लोगों के बीच में होते और हम लोगों को वो दृश्य नहीं देखना पड़ता कि जलाने की जगह नहीं मिल रही है, जलाने की लकड़ी नहीं मिल रही है, दफनाने का स्थान नहीं मिल रहा है, गंगा नदी में बहाना पड़ रहा है और गंगा नदी में और गंगा किनारे उनको दबाने का काम हो रहा है। जहाँ जानवरों ने उनको आकर के घसीटने का काम किया, नोचने खसोटने का काम किया, वो घिनौने दृश्य भी हम लोगों ने देखे। ये शायद जो दृश्य हम लोग शायद इस जीवन में कभी भी हम लोग मस्तिष्क से हट नहीं पाएंगे, वो हम लोग को देखने मिला। वो इनकी देन थी, इनके लोगों की देन थी। इसी तरह ठीक है, आप करके बहन मान दीजिए क्या क्या
उन्होंने विकास में पैसा लगाया, चौतरफा विकास किया। लोग कहते हैं कि बहन मायावती जी सोच नहीं सकते कितना काम किया। अगर हम बताने लगे उनके एक एक काम तो शायद पूरा दिन लग जाए। लेकिन ये तो सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिले में से 1/3 जिले 23 जिले बहन मायावती जी की देन है। 23 जिले उनकी देन है। 23 जिले बनाए उन्होंने, और जब जिला बनाता है, जब जिला बनता है तो उसका समग्र विकास होता है। उसमें हर चीज होनी चाहिए, वो सब की सब करनी मजबूरी होती है, उसके जो सरकार होती है उसकी मजबूरी होती है। और बहन मायावती जी ने करके दिखाया। उन्होंने 1 2 नहीं 29,500 जो है गांव, जो डॉक्टर अम्बेडकर गांव के नाम से जाने जाते हैं, उनका समग्र विकास किया। 29,500 प्राइमरी स्कूल बनाए, 5,500 से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल बनाए, 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर की और मेडिकल कॉलेज बनाए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो यूनिवर्सिटी बनाई उसमें 1 2 नहीं अनेकों बनाई जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की, चाहे नोएडा वाली हो और चाहे लखनऊ में। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही यूनिवर्सिटी है, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक समाज की उन्होंने मांग रखी थी बहन मायावती जी के सामने। तो उन्होंने कहा तुरंत उसको मानते हुए अपने ही कार्यकाल में, खाली बाद में आके आखिर में गीता काटने का काम नहीं वो विश्वास रखती है, वो शुरुआत करती है पहले साल पहले ही महीने में उन्होंने बना करके और चालू करने का भी काम किया। उन्होंने इसके अलावा एक और ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जो कि पूरे विश्व में नहीं है, विकलांगजनों के लिए। अभी हमें एक अपना साथी यहाँ दिखा जो कि विकलांग था, वो जा रहा था, देख करके हमको थोड़ा, हम चूंकि उनके साथ विकलांगों के साथ पिछले 35 वर्षों से काम खुद कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार काम कर रहा है, तो हम विकलांगजनों के लिए किसने सोचा? बहन मायावती जी ने पहले लड़कियों के लिए स्कूल बनाए, जो कि छोटी बच्चियां उनके लिए स्कूल बनाए, इंटरमीडिएट तक लड़कों के लिए बनाए। उसके बाद क्या करे, वो लोग धक्के खाते थे, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी देने का काम किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई 175 एकड़ में, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से लखनऊ में जो यूनिवर्सिटी है उसमें 20,000 से ज्यादा आज विकलांगजन पढ़ रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, और वहां से निकल के जाते हैं तो हर स्तर पे, हर क्षेत्र पे अपना काम करके और अपनी जीविका चला रहे हैं। ये फर्क है इनमें। बहन मायावती जी ने ब्राह्मणों से कहा था कि तुम भाईचारा बना के अगर हमारे साथ में आते हो तो हम तुमको तुम्हारा मान सम्मान देंगे। इन्होंने तो वोट ले लिया, कांग्रेस जैसे पहले करती थी। समाजवादी पार्टी तो खैर ब्राह्मणों को कहती है कि हमसे कोई लेना देना नहीं। दलित समाज को जिस तरह से वो मानते हैं, चाहे उनके लिए उनको संविधान का पढ़ना पढ़ना पड़े, चाहे उनको नौकरी से बाहर करना पड़े, चाहे उनके ऊपर उत्पीड़न करने पड़े, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी दलित समाज के साथ में लड़ती है। और यही काम दोनों लोग ब्राह्मण समाज के साथ में, ब्राह्मण समाज के साथ में बहन मायावती जी ने क्या कहा था कि अगर हमारे साथ आओगे, भाईचारा बनाओगे, तो हम तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान लौटा लेंगे। और उन्होंने लौटाने का काम भी किया। अगर वो लोग जुड़े और जुड़ने के बाद सही मायने में जुड़े थे और जुड़ करके पूरे प्रदेश में उन्होंने एक तरफा अपना वोट किसको दिया? हाथी के निशान पर लगाने का काम किया था, भाईचारा बनाते हुए। उन्होंने ये भी नहीं पढ़ा कि यहाँ कौन बढ़ रहा है, क्या नाम है उसका, उन्होंने सिर्फ देखा कि हाथी है और उन्होंने वोट देने का काम किया। हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये नारा लगाते हुए वो लोग आगे बढ़ते चले गए और बढ़ करके बहन मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनवाने का काम किया। तो बहन मायावती जी पीछे नहीं हटी। ये कोई नहीं कह सकता कि इनकी तरह से इन लोगों ने कहा धोखा दे दिया, जैसे ये लोग धोखा देते हैं। बहन मायावती जी ने आगे बढ़ करके, जितना हमने भी उम्मीद नहीं की थी, उससे ज्यादा उन्होंने बढ़ करके और उनको देने का काम किया। अगर 15 कैबिनेट मंत्री बनाए उन्होंने अगर 30 से ज्यादा कैबिनेट के दर्जा देने का काम किया, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बना करके 1 दर्जन से ज्यादा एमएलसी बनाने का काम किया, विधान परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया, लोकसभा और राज्यसभा में 6 से ज्यादा, आधा दर्जन से ज्यादा सांसद भेजे ब्राह्मण समाज के, दोनों नेता बनाने का काम किया। तो उसके साथ साथ में उन्होंने वकीलों को भी आगे बढ़ाते हुए, चाहे महाधिवक्ता बनाने की बात हो, अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाने की बात हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, पूरे प्रदेश में 5,000 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने, वकीलों को, उनको सरकारी वकील बना करके और सम्मानजनक उनको सम्मान दिलवाने का काम किया। बहन मायावती जी वो है जो कहती है और करके दिखाती है। कानून द्वारा कानून का राज कौन चला सकता है? क्या ये चला सकते हैं जो खाली धमकी देते हैं, बुलडोजर लेके आ जाएंगे,
बुलडोजर ला रहे हैं, देख लो तस्वीर, बुलडोजर खड़े हैं और उसमें हमारा नाम खड़ा है। पुलिस वालों से क्या काम कराते हैं? उनसे कानून का काम नहीं करवाते हैं। उनसे कहते हैं जाके लड़की को जला दो, जाओ उसको मार दो और जाओ बुलडोजर लेके चल दो। हम जहाँ कह रहे हैं वहां बुलडोजर लेके खड़े हो जाओ। अल्पसंख्यक समाज के लोगों से क्या कहते हैं? तैयार रहो, हम बुलडोजर लेके आ रहे हैं और बुलडोजर दिखाते हैं। बुलडोजर दिखा करके किस बात इतने मुकदमे दायर कर दिए। आज तक नहीं पता उनको कौन सी दफाएं लगाई है, क्या जुर्म किया ये नहीं मालूम, मुकदमे दर्ज है। वो बात दूसरी है कि 10 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ में बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, तो ये सारे मुकदमे कानून का हिसाब से करते हुए ये और वापस तो होंगे ही, और खुशी दुबे को भी उनको उसको भी न्याय मिलेगा और औरों को भी न्याय मिलेगा। लेकिन आज खुशी की बात यह है, जिस तरह से वोटिंग हो रही है, जिस तरह से 6 चरणों की वोटिंग बढ़ गई है और कल जो पड़ी है एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के ऊपर पड़ी है, एक तरफा जो 10 फरवरी से शुरू हुई थी, वहां से चलते चलते वो बढ़ता ही जा रही, रफ्तार हाथी की बढ़ती जा रही है। हाथी ने जो अपनी रफ्तार शुरू की थी 10 फरवरी को, उसे बहुत तेज करती है और तेजी से चलते हुए अब आपके बीच में आ गया। और वो अब यहाँ से चलने के बाद, यहाँ से आपको सबको लेते हुए, हमारे साथी को लेते हुए, यहाँ से इसी तरह से औरों को लेते हुए वो लखनऊ पहुंचने का काम करेगा। और लखनऊ पहुंचने में तभी रुकने का काम करेगा जब बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ में बनवाने का काम करेगा। और इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जो आपका समय बचा हुआ है, इस कीमती समय को आप अपने लिए इस्तेमाल करिए और अपने को दीजिए। और ये सारी बातें आप समय ठीक है 48 घंटे, हम तो आपके पहले बीच में आके पहले भी बातें कर चुके हैं। ये तो हमारा तीसरा दौरा है आपके बीच में। 2 बार तो पूरे उत्तर प्रदेश में जा चुके हैं, अब चुनाव का है, चुनाव के हिसाब से आ रहे हैं। और हमारी नेता बहन मायावती जी आपके बीच में आके सब बता के गई। ऐतिहासिक आप लोगों ने इकट्ठा होकर के, इतने लोग इकट्ठा थे बहन मायावती जी की रैली में कि लोगों की नींद उड़ गई, होश उड़ गए। मीडिया वालों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहते थे, हम लोग मीडिया वाले क्यों दिखाते हैं, हम वो काम नहीं कर सकते जो और लोग कर सकते हैं, हम उस तरह से उनको नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया वाले आज परेशान हो गए, बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है। और चिंता उनको इस बात की हो रही है 10 तारीख को हम क्या जवाब देंगे आम जनता को, अभी से सोचने लगे। हमारे बहुत से साथी उसमें, वरिष्ठ साथी भी, जो वरिष्ठ उसमें, हमें आजकल क्या चल रहा, वरिष्ठ कुछ नहीं चल रहा। आजकल तो हम लोग यही से देख रहे हैं कैसे 10 तारीख को जवाब देंगे जब बहन मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन रही होंगी, तो हम ही से तो सवाल जवाब होंगे कि आप कहते थे कहाँ हैं। और देखिए एक तरफा चौतरफा हर तरफ खाली बहुजन समाज पार्टी, जहां भी खुलेगा आप देखिएगा एक तरफा बहुजन समाज पार्टी जितने काम करेगी। लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप 7 तारीख को ध्यान रखिएगा बहन मायावती जी की बात को, जो उन्होंने आपसे कहा, यहाँ पर आके भी कहा और बार बार कहती हैं कि 10 जिस दिन चुनाव है उस दिन घर में बाकी दिनचर्या बाद में करिएगा, सुबह उठ करके पहले लाइन लगा करके अपना वोट डालने का काम करिएगा, इसके पहले कि कोई आपका वोट गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले और डालने का काम। और इसके साथ में एक बात का और ध्यान रखिए, और वो बात ये है, एक बात का बहुत ही जरूरी बात है, उसको आपको जरूर ध्यान हर वोटर को ध्यान रखना पड़ेगा। और आप ही को नहीं, आप जिससे मिलेंगे उनको भी इस बात से आगाह कर दिएगा, कहिएगा कि बताइएगा वहां 2 मशीनें मिलेंगी, एक बड़ी मशीन होगी, एक छोटी सी मशीन होगी। बड़ी मशीन में हाथी का निशान होगा और हमारे साथी माधवेंद्र जी का नाम भी लिखा होगा और लिखा होगा हाथी के निशान के सामने। आप उसमें बटन जब दबाएंगे तो बटन दबाते ही जो छोटी मशीन है उसके अंदर एक लाइट जलेगी और उसमें बटन दबाया जाए, उस लाइट में इनका नाम भी आएगा और हाथी का निशान भी दिखेगा। और उस बटन को
उस बटन को आपको तब तक दबाए रखना है जब तक कि आप देखें कि छोटी वाली मशीन से वो पर्ची कट के नीचे नहीं गिर जाती है और बत्ती बंद नहीं हो जाती है, तभी समझिएगा आपका वोट पड़ा। और अगर आपको वहां गलत निशान दिखे, गलत नाम दिखे, तो बटन दबाए दबाए ही आपको वहां के अधिकारी को बुलाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा देखो गलत वोट पड़ रहा है, इसको ठीक करो। अगर हाथ हटा लिया आपने तो मशीन बंद हो जाएगी और फिर वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए अपना जब अंगूठा रखिएगा, अपने भविष्य को बनाने वाला अंगूठा, जो आपका सबसे कीमती चीज आपके शरीर में है, जब उसका इस्तेमाल करते हुए उस दिन बटन दबाइएगा तो इतने कस से दबाइएगा कि उस पूरे प्रांगण में हाथी की आवाज, हाथी की चिंगार सभी को सुनाई दे जाए और सबको मालूम हो जाए कि माधवेंद्र जी अब चुनाव जीत करके और विधानसभा में पहुंच रहे हैं। लेकिन अंत में एक अनुरोध आपसे हम जरूर करना चाहेंगे, ये तो निश्चित है कि आप इनको जिता देंगे, ये जीत जाएंगे, ये निश्चित हमारे जो भाई छोटे बड़े, लेकिन हम लोगों को तब सुकून मिलेगा, हमें खुशी तब मिलेगी, हम आपके बीच में आए, हमारी नेता जो आपके बीच, उनको भी तब खुशी मिलेगी जब हमको ये देखने को मिले, जब गिनती हो जाए कि माधवेंद्र जी ने जो इनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, जो अपने यहाँ बकौती मानते हैं, जो समझते हैं कि उन्हीं का ये हमेशा के लिए आपस में बटा हुआ है और जो आपके लिए कुछ नहीं करते हैं, जब उनकी जमानत जब्त करा करके और उनको तब जिता के भेजिएगा तो हमें भी खुशी होगी और हम सबको खुशी होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय प्रजा।